हेलो दोस्तों, मैं आरके आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज एसपीटी पढ़ने का डे 8 और पेज नंबर 39। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। और इसने राज करना कब से शुरू किया था? 1556 से, पानीपत की दूसरी युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा था। कब उतरा था? 1969 में, अपोलो 11 मिशन के तहत। और उतरने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। तीसरा, बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। ये गलत है। कितने दिनों के बराबर होता है? 59 डेज के बराबर होता है। एक दिन, जैसे पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, उसी तरह से यहाँ पे एक दिन कितने घंटे का हो जाएगा? बताइए बताइए। 1408 घंटे का। ठीक है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार को उत्तरदायी ओ डायर को 1940 में उधम सिंह ने गोली मारी। किसे? ओ डायर को। जिसने गोली चलवाया था वो कौन था? जनरल डायर। यहाँ पे बात हो रहा है ओ डायर का। तो ओ डायर कौन था? वो था पंजाब का गवर्नर जनरल उस समय था, जिसने ये आदेश दिया था। ठीक है। जो गोली चलवाया था उस समय वो जनरल डायर था। तो 1940 में उधम सिंह ने उससे गोली मार के इसकी हत्या कर दी। किसकी? माइकल ओ डायर की। इस जलियांवाला नरसंहार के बाद जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी वो वापस कर दिए। केसर हिंद की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को, उन्होंने वो वापस कर दिया। और ये कब हुआ था? जो जलियांवाला बाग नरसंहार है, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। उस दिन क्या था? बैसाखी का पर्व भी था। और इसका मेन रीजन क्या था? तो 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 13 अप्रैल को सभी लोग अमृतसर वाले जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। और उस दिन बैसाखी पर था, जिसमें ये सब गोलीबारी हुई थी। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई, बचपन का नाम क्या? मनुबाई, अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई थी। किसमें? कालपी के युद्ध में। और किसके खिलाफ युद्ध कर रही थी? यूरोज के खिलाफ। सर यूरोज के खिलाफ, मतलब नाम है, रिस्पेक्ट नहीं देना है। तो यूरोज के खिलाफ। और अंग्रेजों द्वारा झांसी पर कब्जा कब हुआ था? 1853 में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 48 से कितना तक? 56 तक, है ना। इसमें किसका राज था? राज हड़प नीति किसने लाया था? आप लोगों को याद नहीं होगा। तो राज हड़प नीति लाने वाला था लॉर्ड डलहौजी। तो उसने 1848 में पहला कब्जा किया था। किस पे? सतारा पे। 49 में किस पे किया था? जयपुर और संबलपुर पे। और 53 में झांसी। नेक्स्ट है, कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? कुषाण के समय हुआ था। और गंधार कला कहाँ पे, मतलब ये एक तरह से पनप रहा था, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मेन क्षेत्र है, वहीं से गंधार कला की उत्पत्ति हुई। और ये कनिष्क समय, कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। तो उसी के समय ये विकास हुआ था इसका। और ये मेनली किस चीज़ से संबंधित है? भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा बनती है वो गंधार कला शैली से बनती थी। दो कला शैली थी, एक गंधार कला शैली, और दूसरा कौन सी थी? मथुरा शैली। नेक्स्ट है, चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है चरक? औषधि से, आयुर्वेद से संबंधित है। और चरक ने क्या लिखा था? चरक संहिता। और वो किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। किसके? कनिष्क के। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर, महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र? तारापुर में स्थापित हुआ था। तो नाभिकीय संयंत्र क्या होता है? वहाँ पे क्या है कि यूरेनियम जैसे धातुओं का विखंडन करवाया जाता है, और उससे जो ऊर्जा बनती है उसके द्वारा पानी को गर्म किया जाता है, और उसके भाप से टरबाइन चलती है, जिससे कि बिजली उत्पन्न होती है। ये होता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, जहाँ की यूरेनियम का यूज होता है। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे।
लोकसभा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि लोकसभा के लिए कितनी सीट है, 550, लेकिन अभी फिलहाल कितनी है, 543। उसमें से 530 है राज्यों से और 13 है केंद्र शासित प्रदेशों से। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। पहले कौन थे, जीवी मावलंकर। और ये किस अनुच्छेद के अंदर आता है, अनुच्छेद 80। 79 में क्या आ जाता है, 79 में संसद है, 80 में लोकसभा और 81 में राज्यसभा। इसको बोला जाता है, लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस, और इसको क्या बोला जाता है, अपर हाउस, राज्यसभा को। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने। और इसे ध्वंस किसने किया था, तो वो किया था 1193 में बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था। और ये कौन था, ये कुतुब का सेनापति था। कुतुब मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सेनापति था, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र हैं। कौन से दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र। तो देखेंगे कि सूर्य से क्रम क्या है ग्रहों का। तो पहला कौन सा होता है, बुध होता है, फिर शुक्र होता है, उसके बाद कौन सा होता है, पृथ्वी होता है, फिर मंगल होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट देख के वीडियो में ही बताया था कि एक छोड़ के एक काउंट करना है। तो बुध, शुक्र और फिर रवि आता है, जो कि पृथ्वी। ये रवि तो कोई ग्रह है नहीं, तो वो पृथ्वी हम लोग मानते हैं। उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि बुध और सूर्य पृथ्वी दो ग्रह, तो सूर्य और पृथ्वी, सूर्य तो यहाँ हो गया, सूर्य और पृथ्वी के बीच में दो ग्रह बुध और शुक्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। क्या बन जाती है, देव प्रयाग में मिलकर गंगा। गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। ये आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ कुछ और बताया था। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और क्या मैंने बताया था कि ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है। क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी पानी के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को, जो कंकड़ बालू पत्थर ये सब आते हैं, उससे जो जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये दो तरह का होता है, एक होता है दोमट मिट्टी, सॉरी इसके एक और नाम है दोमट मिट्टी भी। और ये दो तरह का होता है, खादर और भांगर। खादर जो होता है जो नई परत बनती है, मतलब नदी के किनारे जो नई नई परत बनती है वो खादर है। और जो थोड़ी दूर जाके वो जमा हो गया, अब वहाँ पर मिट्टी नहीं बन रहा, वो भांगर होता है। तो ये ज़्यादा उपजाऊ होता है खादर, और ये कम उपजाऊ होता है भांगर, कम उपजाऊ होता है, ये पुरानी मिट्टी हो जाती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। लेटराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। क्या होती है, आयरन एवं सिलिका। इसमें किसी खेती की जाती है, काजू वगैरह की जाती है। और ये कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इस तरफ ज़्यादा है मिट्टी, ये लेटराइट मिट्टी। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी, इराटोस्थनीज ने मापी थी। किसने, इराटोस्थनीज ने। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। तो जब गांधी जी नहीं थे उस समय इसका नेतृत्व किसने किया था, अरुणा आसिफ अली ने किया था। और इसके दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, करो या मरो। और ये कहाँ से शुरू हुआ था, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से। दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ है। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ था, भारत में। और जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने, जो कि भारत से ही थे। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757। उसके उस समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। जिसका युद्ध किसके साथ हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ था। ये कब हुआ था, 23 जून 1757 को। नर्मदा और ताप्ती नदियां के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। कौन विभाजित करता है, सतपुड़ा। तो ये ताप्ती नदी गई हुई है, ये नर्मदा
नर्मदा ऊपर होगी, ताप्ती नीचे, उसके बीच में कौन सा रेंज है? सतपुड़ा रेंज है। और सतपुड़ा और नर्मदा किसके बीच में है? ये नर्मदा किसके बीच में? सतपुड़ा और विंध्या के बीच में है। ठीक है। और सतपुड़ा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो ये इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जो कि कहाँ है? एमपी में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है। और सतपुड़ा इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 7 पर्वतों का है, इसे 7 पर्वत एक साथ है, इसीलिए इसे सतपुड़ा बोला जाता है। सत मतलब 7, पुड़ा मतलब पर्वत। गारो हिल्स मेघालय में है। गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय में। मेघालय में 3 हिल्स है। कौन कौन सी है? गारो, खासी और जयंतिया, 3 हिल्स है। उसमें जो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, वो किस हिल्स पे है? वो खासी हिल्स पे है। ठीक है। मेघालय शिलोंग किस पे है? खासी हिल्स में है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे, कौन थे वो? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन थे? जो प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे। और इन्होंने कौन से कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सेकेंड वाली। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे है? होन्शु द्वीप पे। और जापान की मुद्रा कौन सी है? एन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। कैसी गैस है वो? ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आता है। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जल वाष्प है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रतिशतता किसका है इसमें? जल वाष्प का। और ये ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस वातावरण में वो लेयर बन जाता है जिसके कारण जब सूर्य की किरण आती है, जो उसकी गर्मी आती है, तो वो वापस वायुमंडल में नहीं जाता है। वो आवरण जो है उसे रोक लेता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पृथ्वी पे अचानक ये होने से ज़्यादा ठंड नहीं होता है। ये एक तरह से बचाव के लिए सही है, लेकिन हम इसका लेयर बहुत ज़्यादा होने पे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। नेक्स्ट है प्याज में फॉस्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस। कल मैंने आपको बताया था कि लाल फॉस्फोरस किस में पाया जाता है? माचिस की तिल्ली में। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिसे किस में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। और फॉस्फोरस का क्या बोलते हैं उसको, क्रमांक कितना है? 15। ठीक है, P15। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 होता है। कितना होता है? 24.4। तो देखेंगे क्या है ये क्रांतिक कोण, क्या होता है। तो ये मान लीजिए कि 2 माध्यम है। ये हो गया सघन और ये हो गया विरल। ज़्यादा आप लोगों को पता है कि नहीं है मुझे पता नहीं, इसके बारे में बढ़िया से मैं बताऊंगा फिर से। तो जब सघन से विरल में कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो वो धीरे धीरे अविलंब से दूर हटती है। ये जैसा अविलंब है तो इससे दूर हटती है। तो एक वो एंगल आता है जिसके बाद जो है यह अपवर्तन ना होकर यहाँ से परावर्तन हो जाता है, उसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। जिसके बाद की लाइट जो सघन से बाहर जाएगा ही नहीं, वो उसी के मीडियम में वापस आ जाता है। मतलब अपवर्तन होने वाले जगह में भी वो परावर्तन हो रहा है। ठीक है, इसे बोला जाता है क्या? क्रांतिक कोण। तो हीरा का कितना होता है? 24.4। इतना एंगल पे ये देने के बाद लाइट देने के बाद ये वापस उसी में मुड़ जाता है। वर्षा की छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। किसके कारण गोल होती है? जो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें होती है जो गोल होती है, वो किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। और अगर अगर पृष्ठ तनाव का एक और एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या होता है? सुई का तैरना। जो सुई जो है सरफेस पे तैरती है, उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव ही है। और अगर इसका पृष्ठ तनाव किसी का कम करना है किसी भी द्रव का, तो वो कैसे करेंगे? गर्म करने से कम हो जाएगा या फिर साबुन से। साबुन मतलब कोई अशुद्धि मिला देने पे उसका क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? अपकेंद्रन। अपकेंद्रन में क्या होता है कि मिश्रण को इसमें तेजी से घुमाया जाता है। क्या किया जाता है? अपकेंद्री बल में मिश्रण को तेज घुमाया जाता है। उसमें क्या होता है कि हल्का पदार्थ ऊपर चला जाता है और भारी जो है नीचे बैठ जाता है। ये अलग करने की एक विधि है। कम घनत्व वाले और ज़्यादा घनत्व वाले वस्तुओं को अलग करने की एक विधि हो जाती है। नेक्स्ट है सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है? गैसें विद्युत की कुचालक होती है।
नेक्स्ट है एक्स किरणें, एक्स रे है ना, बोलते हैं एक्स रे की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने, जिससे हमारे शरीर के अंदर के चीज़ों को एक तरह से फोटो लिया जाता है, उससे बीमारियों का पता किया जाता है, वो एक्स रे है ना। तो इसकी खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ। और किस स्केल पे मापा जाता है? इस पे ये एक रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, जिसका रेंज क्या होता है? 1 से लेके 10 तक, रिक्टर स्केल का उस पे मापा जाता है। और मापने वाला यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। कौन था? रॉबर्ट पियरी। और अगर वही दक्षिणी ध्रुव पे बोलेंगे तो कौन था? एमंडसन। ठीक है। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बेकुरल थे। कौन थे? हेनरी बेकुरल, रेडियो एक्टिविटी के। रमन प्रभाव के आविष्कार सीवी रमन थे। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? सीवी रमन, जिनको इसके लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स के लिए। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य वाला, मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश, क्योंकि यहाँ पे 3 मंथ, जून, जुलाई और अगस्त के टाइम में दिन होता, ये रात होता ही नहीं है, 24 घंटे दिन ही रहता है ये 3 मंथ में, इसीलिए इसे मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 से 52 में। और अगर बोला जाए कि लोकसभा फिर कब शासन में आया था, राज्यसभा कब आया था, तो लोकसभा आया था 17 अप्रैल 1952 में, मतलब 1951-52 में चुनाव हुआ। उसके बाद 17 अप्रैल 1952 से लोकसभा शुरू हुआ। और राज्यसभा कब से शुरू हुआ था? 3 अप्रैल 1952। ये कितना है? ये 80 अनुच्छेद नंबर, ये 81। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय, तो वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। आपको पहले मैंने बताया था 543 था। 545 तब था जब 2 सीटें जो था वो एंग्लो इंडियन के लिए था, अब वो हटा दिया गया है, इसीलिए अब कितना है? 543। ये 1998 का क्वेश्चन है, इसीलिए वहाँ उस समय 545 ही था। नेक्स्ट है अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है। बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, उसका बेटा औरंगजेब। नेक्स्ट 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। किन्हें मिला था? अमर्त्य सेन को 1998 में। नेक्स्ट है 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। किस रूप में? यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, विश्व की, भारत की नहीं हो रहा है यहाँ पे विश्व का बात हो रहा है। सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कितनी ऊंची है? 182 मीटर की है। और ये कहाँ है? केवड़िया, जो कि गुजरात में है। और किस नदी के तट पे बना हुआ है? ये नर्मदा नदी के तट पे बना हुआ है। और ये किसकी मूर्ति है? यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और इनके जन्मदिन के अवसर पे 31 अक्टूबर, उसी अवसर पे 31 अक्टूबर 2018 को इस मूर्ति का लोकार्पण किया गया था। नेक्स्ट है विजय स्तंभ चित्तौड़, राजस्थान में विजय स्तंभ। ठीक है, ये कहाँ पे है? चित्तौड़ में है। तो ये कब बना था? 1448 में बनाया गया था। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। और किस लिए बनाया गया था? उन्होंने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना पर विजय प्राप्त किया था, इसके लिए उन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। 1 माइक्रोन 0.001 मिमी के बराबर होता है। कितना होता है? 0.001 मिमी, या फिर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सलरेशन। तो ये क्या होता है? चेंज इन स्पीड, स्पीड मतलब वेग, वेलोसिटी, बाय टाइम। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई कार 10 के स्पीड से चल रहा है, 2 सेकंड बाद वो 20 के स्पीड से चलने लगा, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 का, और टाइम कितना हो गया? 2 का। तो इसका वेलोसिटी के एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा? मतलब त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको पता होगा तो समझ में आया होगा, वरना इसका अलग से क्लास देखेंगे तब समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। नहीं समझ में आया होगा क्या लिखा हुआ है। तो होता क्या है, कोई भी ठोस वस्तु में, ठोस द्रव्य तीन होते हैं, तो उसमें जो ऊष्मा का चलन होता है, मतलब यहाँ पे अगर कोई वस्तु गर्म हो रहा है तो यहाँ पे जब गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ये धीरे धीरे गर्म हो जाता है। वो क्यों होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है अणुओं के द्वारा। अणु का स्थानांतरण नहीं हो रहा है उसमें, अणु इधर से उधर नहीं हो रहा है, बल्कि अणु के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है और वो गर्म हो जा रहा है। तो वही लिखा हुआ आणविक संगठन, मतलब अणु के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण, ऊष्मा को आगे बढ़ा बढ़ा के गर्म करना, उसको क्या कहते हैं, चालन कहलाता है। समझ गए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के संस्थापक कौन थे, AOU। इसके बारे में 2-3 बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इस पर एक छोटा सा वीडियो मैं डालूंगा, बहुत सारे सेशन जो जो इम्पोर्टेंट सेशन इसके थे उसके बारे में इसमें दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैटफिश बिना सल्क वाला मछली है। बिना सल्क वाला मतलब हम लोग जो मछली लाते हैं उसमें देखते हैं ऊपर सल्क रहता है, चमचम चमचम जो करता है, तो कैटफिश में ये नहीं रहता है, ठीक है, होता है बिना सल्क वाला। ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है, इस्पात में होती है। सबसे ज़्यादा अगर ध्वनि की गति देखा जाएगा तो किसमें होगा, इस्पात में, मतलब सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में। सबसे ज़्यादा स्पीड किसमें होगा, ठोस में, और सबसे कम गैस में। और निर्वात में तो ध्वनि जल्दी ये कर ही नहीं सकती, ध्वनि चल ही नहीं सकती है निर्वात में, क्योंकि उसे मीडियम चाहिए। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है, राजस्थान। सबसे ज़्यादा कहाँ से, राजस्थान, 60% के आसपास यहीं से होता है। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया। कितने भाषाओं को शामिल किया गया, 22। तो पहले कितनी थी, पहले 14 थी। 15वां कौन सा था, सिंधी, जिसे 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। कब, 1967 में। फिर 4 और ऐड किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 3 और किया गया था 1992 में, 71वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा, 71वें द्वारा। फिर 2003 में 92वें संशोधन द्वारा 4 और ऐड किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन चारों को। तो टोटल कितने हो गए थे, 22 भाषा हो गए थे। शुरू में कितनी थी, 14 थी। नेक्स्ट है, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है आपेक्षिक आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से। तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने हाइड्रोमीटर भी पढ़ा था, दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होना हो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि हाइड्रोमीटर क्या है, अपेक्षिक घनत्व मापता है। घनत्व मतलब पानी के कंपैरिजन में उसका घनत्व क्या है किसी भी वस्तु का। जैसे उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था सोना के बारे में, उसका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 19.3, मतलब वो पानी से इतना गुना भारी है। सोना जो है इतना गुना भारी है, तो वो हाइड्रोमीटर से मापा जाएगा उसके घनत्व के बारे में। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। बताता हूँ इसमें क्या कहना चाह रहा है। सेकेंड, बेरोजगारी कितने तरह के होते हैं, मेनली 5 तरह की होती है। कौन कौन सा, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। यहाँ पे किस बेरोजगारी का बात हो रहा है, संरचनात्मक। संरचनात्मक में क्या होता है कि आपका अभी जो अपडेट हो गया, मीन्स अभी चैट जीपीटी आ गया, जैसे जैसे हर चीज़ अपडेट होता जा रहा है, एआई आ गया, अगर आप उस हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं और आप बेरोजगार हो रहे हैं, तो वो कौन सी होगी, संरचनात्मक। मतलब सिचुएशन के हिसाब से, अभी के हिसाब से आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया है, आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, जैसे कृषि में होता है कि एक बार धान लगा, गेहूँ लगा, जो भी लगा, उसके बाद वो जो कटेगा तो बीच का जो गैप हो जाता है, वो बेरोजगारी के टाइम, वो बेरोजगारी की गिनती में आता है। वो हो गया मौसमी बेरोजगारी, या फिर उसके बाद जो गैप बन रहा है उसका। फिर है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है कि आप स्टडी कर रहे हैं या फिर आप जॉब में हैं और दूसरे जॉब में जाने के लिए स्टडी कर रहे हैं, उसे बोलते हैं घर्षणात्मक, घिसना, है ना। ये हो गया, ये हो गया, 3 हो गया। चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या है, एक तरह से ये मंदी उंदी से रिलेटेड है कि अभी मंदी चल रहा है तो वो चक्रीय बेरोजगारी, के अचानक एक मंदी का दौर आया, उसमें जो बेरोजगारी पनप रहा है वो चक्रीय बेरोजगारी। ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, जैसे कृषि में होता है, ज़्यादा करके कृषि में देखा जाता है कि मान लीजिए खेत है तो उसमें 10 लोग लगे हुए हैं, अगर 2 लोग चला भी आया तब भी उतना ही काम होगा, तो वो होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब जहाँ पे जितना जरूरत नहीं है फिर भी उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, तो वो हो रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट कौन सा है,
पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? MC छागला। रोजेज इन दिसंबर किसने लिखा था? MC छागला ने लिखा था। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में। ब्रॉडवे क्या है? वहाँ पे जो उस एरिया में बहुत सारे थिएटर्स हैं, लगभग शायद 38 है। तो वो उस एरिया को जो न्यूयॉर्क में है उसे ब्रॉडवे बोला जाता है। बहुत पॉपुलर जगह हो गया इसके लिए। एम्स्टर्डम से एम्स्टेल नदी गुजरती है। एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? एम्स्टेल नदी गुजरती है। तो ये एम्स्टर्डम कहाँ है? वो नीदरलैंड की राजधानी है। कहाँ? यूरोप। नीदरलैंड कहाँ है? यूरोप में है। तो ये नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। कितना है? 35 वर्ष। अगर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पूछा जाए तो वो 25 वर्ष है। राज्यसभा का पूछा जाए तो वो 30 वर्ष है। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35, इसीलिए इसे विरुद्धों का सदन कहा जाता है राज्यसभा को। और ये उच्च सदन है, ये निम्न सदन है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से यहाँ 78 है का उद्देश्य गरीबी हटाना था। इसमें कौन सी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का क्या था उद्देश्य? गरीबी हटाना। पहली और दूसरी हम लोगों ने कल पढ़ा था। पहला कब से था? 51 से 56। और उसका कौन से मॉडल पे ये आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। और इसका उद्देश्य क्या था? कृषि पे इसने टारगेट किया था। किस पे? कृषि पे। और दूसरा कब से था? 56 से 61। उसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण। और ये कौन से मॉडल पे आधारित था? PC महालनोबिस पे। ठीक है, इस मॉडल पे आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है नूर सुल्तान? कजाकिस्तान की राजधानी है। फिर लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। लैब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। तो ठंडी जलधारा क्या होता है कि ध्रुवों की तरफ से, भूमध्य सागर की तरफ जो ठंडी जलधारा आती है, उधर ध्रुव की तरफ क्या होगा? कोई भी चीज़, पानी जो भी है ठंड रहेगा बहुत ज़्यादा। तो उधर से जो भी जलधारा इधर आती है वो ठंडी जलधारा कहलाती है। और इधर आके इधर के माहौल को ठंड करती है, जलवायु को यहाँ की ठंड करती है। और गर्म जलधारा क्या होता है? जो इस तरफ से, भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर जाती है। उसमें गर्म जलधारा में कौन कौन? ठंडी जलधारा तो लैब्राडोर बोल दिए, और भी 2-3 है। और गर्म जलधारा में कौन सी आती है? गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो करंट और ब्राजीलियन धारा। ठीक है। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में। कब? 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957, कितना अप्रैल? 1 अप्रैल 1957 में शुरू हुई थी। क्या हुई थी? दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल से शुरू हुई थी। क्या थी ये? पहले क्या चलता था हम लोग, मतलब इसके 1957 से पहले आना, पाई, 16 आना 1 रुपया ना। और उसके बाद क्या कर दिया गया? रुपया को 100 भाग में बांट दिया गया, 1 पैसा 2 पैसा। पहले ये सब आना और पाई था, अब रुपया हो गया था। नेक्स्ट है सुखना झील। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में है। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने 1 पेज पढ़ा है, साथ में आपका एक्स्ट्रा जो भी था वो। और इसी तरह से डेली पढ़ते जाएंगे, और इसका सबका एक बार में रिवीजन संडे को किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।